Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you another topic from a class 9th science textbook from chapter number 1, that is evaporation. Evaporation का मतलब क्या होता है? भाप बन के उड़ जाना, जिसको कहते हैं ना वो, ठीक है, evaporation. ठीक है. सो अब हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसको कि इवेपोरेशन कंट्रोल करता है. मतलब इवेपोरेशन जिसकी की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं, वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और इवेपोरेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, हम इस वीडियो में समझेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर. जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो स्टेट ऑफ मैटर है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, जो भी स्टेट ऑफ मैटर है वो ऐसा क्यों होता है और हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब चेंज कैसे कर सकते हैं. किसी भी स्टेट का जो किसी भी मैटर का जो स्टेट है उसको हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या ठीक इसके उलट कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई करके हम कर सकते हैं. ठीक है. सो क्या अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हमें हमेशा ही टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए? क्या हमें हमेशा ही करना पड़ता है ऐसे? ठीक है. जैसे कि कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट. जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कपड़े धुलते हैं, कपड़े सूखने के लिए हम बाहर टांगते हैं. ठीक है. हमने अभी इससे पहले के वीडियोस में क्या पढ़ा कि हम वाटर को हीट करेंगे, फिर वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होगा. तो वेपर में कन्वर्ट होने के पहले वाटर अपने बॉइलिंग टेम्परेचर को रीच करेगा, 100 डिग्री पे पहुंचेगा. फिर जब हम उसको और ज़्यादा हीट करेंगे तो फिर वो बॉइलिंग टेम्परेचर से वो वेपोराइज हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को लेके. लेकिन जब हम कपड़े सूखने के लिए टांगते हैं तो उसको तो हम उबालते नहीं है ना, है ना. पानी तो वहाँ कपड़ों में उबलता नहीं है, लेकिन फिर भी कपड़े सूख जाते हैं. और सूखते किस लिए है? क्योंकि जो भी उनके अंदर का पानी है वो वेपोराइज हो गया होता है. तो कपड़े तो 100 डिग्री के ऊपर पहुँचे नहीं, फिर भी उसका पानी वेपर बन के उड़ गया. कैसे? अभी तक तो हमने ये नहीं समझा. हमें तो अभी तक यही पता है कि भाई पहले बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचेगा, फिर वेपोराइज होगा. तो ये कैसे हुआ? ठीक है. सो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर. वेट क्लोथ्स ड्राई अप. व्हाट हैपन्स टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल्स. जैसे आपने पानी छोड़ दिया किसी कटोरी में रख करके बाहर, तो धीरे धीरे वो पानी उबला तो नहीं, जैसे चिड़ियों के लिए पानी आप रखते हैं ना बाहर, लेकिन आप 3-4 दिन में देखेंगे कि वो पानी अपने आप उड़ जाता है ना. तो वो पानी कहाँ जाता है? उसके नीचे तो कोई आपने बर्नर रखा नहीं कि वो पानी उबल के वेपर बन के उड़े, वो अपने आप ही वेपर बन के उड़ जा रहा है. ये कैसे हो रहा है? ठीक है. व्हेन we know that particles of matter are always moving and are never at rest. जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं. सॉलिड्स थोड़ा कम वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड्स थोड़ा और ज़्यादा, और गैसेस और ज़्यादा. तो जैसे ही हम उसको हीट सप्लाई करते हैं, जैसे हमने किसी सॉलिड को हीट सप्लाई किया, तो वो उसके पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो और तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं. तो जब लगभग सारे पार्टिकल्स उसी तरह के काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं हीट को लेते लेते, तो फिर वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना. तो वैसे ही जो हमने कपड़े सूखने के लिए टांगे हैं या कोई भी सॉलिड चीज़ है, वो अपने ऊपर एक वाइब्रेशन के मोड में रहती है. कहने का मतलब चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड्स हो. ठीक है. एट गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो किसी भी पार्टिकल में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैसेस हो, उसमें सारे पार्टिकल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं रहती है. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि बॉइलिंग इज़ ए बल्क फिनोमिना, लेकिन इवेपोरेशन, ठीक है, वेपराइजेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना. तो जैसे कोई भी पार्टिकल है, उसके सारे जो मैटर हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब की एनर्जी एक बराबर नहीं होगी. कुछ पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होगी. ठीक है. जैसे आपके घर में 4 लोग हैं, चारों के पास एक बराबर ताकत नहीं होगी, किसी एक के पास थोड़ी ज़्यादा ताकत होगी, है ना. तो वही बात है. इन केस ऑफ लिक्विड्स, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor.
तो जैसे हम कपड़े सूखने के लिए टांगते हैं या किसी कटोरी में पानी रखते हैं, तो जो सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है, चाहे हमने कोई कटोरी रखी हो, चाहे हमने गीले कपड़े सूखने के लिए टांगे हो, उसमें जो सरफेस के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके पास अदर वाटर मॉलिक्यूल से थोड़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और इसी काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है एक मॉलिक्यूल से के बीच में दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, उसको वो ओवरकम करके वहाँ से खिसक लेता है, चलते बनता है ना, उड़ जाता है। इसी को कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। सो दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इवेपोरेशन? This the change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point, ठीक है। बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच किए कोई भी लिक्विड का इवेपोरेट कर जाने को हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है बिना बॉइलिंग पॉइंट को रीच किए, ठीक है। अब इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स गवर्न करते हैं, किन फैक्टर्स की वजह से इवेपोरेशन कभी बढ़ जाता है, किन फैक्टर्स की वजह से इवेपोरेशन घट जाता है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। एक हम एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 1.14। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। टेस्ट ट्यूब मतलब पतली सी जो टेस्ट ट्यूब ऐसे जैसे पेन है, पतली सिलेंड्रिकल होती है टेस्ट ट्यूब, कांच की बनी रहती है, ठीक है। तो उसमें आप पानी ले लीजिए, 5 ml पानी लेना है आपको, ठीक है। फिर उसको किसी खिड़की, विंडो या फैन के पास में रख देना है, ठीक है। फिर आपको 5 ml ही पानी लेना है। ओपन चाइना डिश, एक कटोरी में पानी ले लेना है, ठीक है, और उसको भी किसी खिड़की या फैन के नीचे रख देना है, ठीक है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना। एक और 5 ml पानी आपको ओपन चाइना डिश में लेना है और उसको कहाँ रखना है? एंड कीप इट इनसाइड ए कबर्ड और ऑन इट सेल्फ और इफ योर क्लास। तो इसे किसी कबर्ड, किसी अलमारी के अंदर रख देना है। चाइना डिश में ही लेना है लेकिन अलमारी में के अंदर रख देना है, बाहर खुले में नहीं रखना है, ठीक है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। अब अपना रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसे 25 डिग्री, 27 डिग्री, जितना भी आपका रूम का टेम्परेचर है उतना रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। तो अब आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मान लीजिए आपने 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो आप क्या पाएंगे, आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी? तो 5-5 ml पानी आपने सब जगह लिया, लेकिन अब आप लास्ट में देखेंगे कि जो चाइना डिश आपने खिड़की के पास पंखे के नीचे रखी थी उसका पानी सबसे ज़्यादा उड़ गया है, ठीक है। उससे कम टेस्ट ट्यूब का उड़ा, ठीक है, और सबसे कम जो कबर्ड में आपने पानी रखा था उसका पानी बिल्कुल नहीं उड़ा। तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो आपने अभी तक ये जो आपने 3 तरीके सेटअप्स लिए थे, इसी को रेनी डे, जिस दिन बारिश हो रही हो उस दिन आप इसी तरीके सेटअप को फिर से रिपीट करिए। फिर देखिए बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा और सबसे कम पानी किसमें उड़ता है, ठीक है। सो व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी स्पीड ऑन इवेपोरेशन। तो अब आपको इन जो एक्सपेरिमेंट है इससे आपको इन्फरेंस निकालना है कि टेम्परेचर, जैसे कि हमने कहा कि हम खुले में, फ़ैन में, विंडो के पास रख रहे हैं, तो जिस दिन आपने ऐसे नॉर्मल भी अपने डे टू डे लाइफ में इस ऑब्जर्वेशन को नोटिस किया होगा कि जिस दिन खूब गर्मी का दिन होता है, गर्मी के दिनों में कपड़े फटाफट से सूख जाते हैं, 1 घंटे के अंदर ही कपड़े सूख जाते हैं, और सर्दियों के दिन में पूरा दिन लग जाता है और कपड़े नहीं सूखते हैं, और बरसात के दिन में भी कपड़े नहीं सूखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप कपड़ों को ठीक से न फैलाएं, केवल ऐसे मोड़ करके डाल दें तो कपड़े पूरी तरीके से नहीं सूखते हैं, लेकिन अगर आप कपड़े को खूब अच्छे से फैला के डालें तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं पूरी तरीके से। यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब ऊपर का जो सरफेस एरिया, जैसे कि जितना उसका आउटर एरिया है उसको हम कहेंगे सरफेस एरिया। जैसे कपड़े को फैला के डालेंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, कपड़े को ऐसे मोड़ चिंगोड़ के डालेंगे तो उसका सरफेस एरिया कम रहेगा, है ना। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन भी खूब अच्छा होगा, ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया कम रहेगा तो इवेपोरेशन कम होगा। जैसे कि अभी आपने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब एक लंबा सा पाइप
जैसा होगा, ठीक है। तो उसका जो ऊपर का सरफेस एरिया है जो वाटर के लिए खुला है वो तो इतना सा ही होगा ना, है, तो पानी वहीं से उड़ेगा, तो इतना पानी नहीं उड़ पाएगा। लेकिन जो चाइना डिश है, जो कटोरी है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, तो पानी जल्दी उड़ जाएगा। कबर्ड के अंदर रख दिया तो कबर्ड में तो धूप नहीं आ रही है, ठीक है, और वहाँ पे कोई फ़ैन भी नहीं है, हवा भी नहीं है, विंड वेलोसिटी भी नहीं है, तो जिसके की वजह से वहाँ का पानी कम उड़ेगा। और यहाँ पे आपने खिड़की के पास रखा है, फ़ैन में रखा है, तो वहाँ पानी जल्दी इवेपोरेट करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, या तो उसको घटा देते हैं या तो उसको बढ़ा देते हैं। अब यही सारे एक्सपेरिमेंट अगर आप किसी रेनी सीज़न में, जब बरसात का मौसम है तब करेंगे, तब क्या इफ़ेक्ट होगा। जब बारिश का मौसम होता है तो ऑलरेडी जो इन्वायरमेंट होता है उसकी ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई रहती है। ह्यूमिडिटी मतलब जो हमारी एयर है उसकी एक कैपेसिटी है कि वो इतना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अपने अंदर कैरी कर सकती है, उससे ज़्यादा वो वाटर वेपर अपने अंदर कैरी नहीं कर सकती है। तो क्योंकि बरसात के दिन में बारिश होती रहती है तो एयर में ऑलरेडी काफ़ी अमाउंट में वाटर वेपर होता है। तो जब भी आप कोई कटोरी रखेंगे या कोई कपड़ा रखेंगे सूखने के लिए, तो क्योंकि ऑलरेडी वो जो एयर है वो सैचुरेट है, तो वो आपके जो कपड़े हैं उसमें का जो पानी है वो इवेपोरेट नहीं होगी, वो नहीं लेना चाहेगी। इस वजह से कपड़े रेनी सीजन में नहीं सूखते हैं, इवेपोरेशन की रेट काफ़ी कम हो जाती है रेनी सीजन में, ठीक है। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद। तो अब हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, इवेपोरेशन की रेट को कौन कौन सी चीज़ें बढ़ाती हैं। सबसे पहला है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये दो फर्स्ट फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन की रेट को बढ़ाता है, ठीक है। वी नो डैट द इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। जैसे हमने बोला था बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, वैसे ही इवेपोरेशन सरफेस जो ऊपर का सतह है उससे डिटरमाइन होती है, ठीक है। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। तो एग्जाम्पल यही है कि अगर आप कपड़े को फैला के डालेंगे तो वो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, अगर मोड़ के डालेंगे तो कपड़े नहीं सूखेंगे क्योंकि उनकी सरफेस एरिया कम है, ठीक है। अब दूसरा जो फैक्टर है एन इंक्रीज इन ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो दूसरा फैक्टर है इवेपोरेशन को बढ़ाने में। जैसे मैंने कहा समर्स में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स, ठीक है। सो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। तो जल्दी से वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है और वो वहाँ से फ्री हो जाते हैं और वो उड़ जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। जो तीसरा फैक्टर है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी को कम कर दिया जाए, यानी कि जो बाहर हवा है उसमें वाटर के अमाउंट को कम कर दिया जाए, जैसे कि गर्मियों के दिनों में ह्यूमिडिटी कम रहती है, इसी वजह से कपड़े और जल्दी सूखते हैं, ये भी एक रीज़न है। बरसात के दिन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इस वजह से कपड़े नहीं सूखते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जो है बहुत अफेक्ट करती है, काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है रेट ऑफ इवेपोरेशन को, ठीक है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जो एयर हमारे आसपास है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को कैरी करने की, उससे ज़्यादा वो वाटर वेपर कैरी नहीं कर सकती है, ठीक है। सो द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 25 डिग्री है तो इस डिग्री पे उतना ही एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कैरी करेगी। तो कई जब बरसात का दिन होता है तो ऑलरेडी हर जगह पानी पानी रहता है, तो एयर में काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। हाई ह्यूमिडिटी में रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाता है, ठीक है। और जो चौथा बड़ा फैक्टर है वो है एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड यानी हवा की गति, तो जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा। तभी हम कहते हैं ना पंखे के नीचे रख दो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, विंड स्पीड की वजह से। क्योंकि विंड स्पीड क्या करती है, जो एयर है उसको मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह फटफट मूव करवाती है। तो जो एयर है उसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर जो है
वाटर वेपर को अपने अंदर कैरी कर सकती है, अवेलेबल करवाती है उसको विंड स्पीड, ठीक है। सो इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे. With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. तो जो water vapor है उसकी अमाउंट कम हो जाती है, तो नया water vapor हवा में आने के लिए तैयार हो जाता है. तो इस तरीके से विंड स्पीड जो है वो भी काफ़ी हद तक डिटरमाइन करती है रेट ऑफ इवेपोरेशन को. फाइन. अब हम देखते हैं हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कैसे कॉज करता है ना. जैसे गर्मियों के दिनों में आप कूलर यूज़ करते हैं, है ना, कॉटन के कपड़े पहनते हैं और मटके का पानी पीते हैं. तो ये सारे ही प्रिंसिपल्स, ये सारे ही फैक्ट्स इवेपोरेशन की वजह से होते हैं. कैसे? हमें गर्मी के दिन में ठंडा ही चाहिए ना, हर चीज़ हमें ठंडी ठंडी अच्छी लगती है. तो हम चाहते हैं कि इवेपोरेशन और हो ताकि चीज़ें ठंडी हो जाए. कैसे? हम देखते हैं. इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग. द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन. दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग्स कोल्ड. क्या होता है, जैसे अगर आप गर्मी का दिन है सपोज, ठीक है, और आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बाल्टी का पानी, खुली बाल्टी का पानी अपने कमरे में रख दीजिए, आपका कमरा अपने आप ठंडा हो जाएगा. या डेजर्ट कूलर चला लीजिए, ठीक है, जो कूलर होता है उसमें पानी भर के चला लीजिए. कैसे? जो पानी है वो क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है. जो आपके अगल बगल जो भी गर्म एरिया है, गर्मी हो रही है, आपको मौसम गर्म है, तो जो पानी है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्व करके वेपर में बदल जाएगा. और दूसरी जो एनर्जी है वो एक तरीके से जब वो वेपोराइज हो जाएगा तो वो जो एनर्जी लगी है वेपोराइज करने में वो तो वेपर बन के पानी उड़ गया और जो सराउंडिंग है वो कूल हो गया. तो ये है प्रिंसिपल आपके डेजर्ट कूलर के काम करने का, ठीक है. तो इस तरीके से डेजर्ट कूलर अपने सराउंडिंग्स को कूल कर देता है. अब हम देखते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम. नेल पॉलिश रिमूवर जैसे ही आप अपने हाथ पे रखोगे आपको ठंडा ठंडा लगता है, एसीटोन है ना, तो ठंडा ठंडा लगता है. क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल. जब आपके हाथ पे गिरता है एसीटोन तो आपके हाथ की गर्मी को एब्जॉर्व करके उड़ जाता है. तो जो गर्मी उसने ली और वो उड़ गया, उसकी वजह से आपका हाथ जो है वो ठंडा हो गया, है ना. आपके हाथ की गर्मी की वजह से वो उड़ गया पेपर बन के, और आपके हाथ में एनर्जी कम हो गई तो आपका हाथ अब ठंडा हो गया, ठीक है. सो आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस. तो यही फिनोमिना हम गर्मियों के दिनों में भी यूज़ करते हैं. छत के ऊपर या अपने घर के बाहर जो खाली ज़मीन है उस पर आप लोग पानी छिड़कते हैं ना, रूफ़ के ऊपर भी पानी छिड़कते हैं ताकि जो फर्श है वो ठंडा हो जाए और आपको थोड़ी ठंडक लगे. कैसे? जो पानी छिड़केंगे तो पानी जो है, जो छत की गर्मी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्व करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. तो वो जो गर्मी है वो पानी को गर्म करके वेपर में कन्वर्ट करने में लग गई और छत इसके बदले में ठंडी हो गई, है ना. तो सेम यही फिनोमिना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फिनोमिना जो है यूज़ हुआ और इवेपोरेशन की वजह से जो फर्श है वो ठंडा हो गया, है ना. तो कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन. हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिसकी की वजह से हमें इवेपोरेशन की वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है. जैसे कि वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. हम गर्मियों में कॉटन के ही कपड़े क्यों पहनते हैं? क्यों? क्योंकि कॉटन जो होता है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक क्लोथ्स. ये जो है पानी को अपने अंदर ज़्यादा होल्ड करता है. इसका आपने इफ़ेक्ट जो है क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, ठीक है. तो क्योंकि कॉटन पानी को अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है तो जब हमें पसीना आता है, गर्मियों के दिनों में हमें काफ़ी पसीना आता है ना, क्योंकि हमारी बॉडी का ऐसा मैकेनिज़्म है कि हमें पसीना आएगा. तो जो पसीना आता है, पानी आता है, उसको कॉटन एब्जॉर्व कर लेता है और फिर हमारी ही बॉडी की गर्मी से वो पसीना जो है, पानी जो है वो भाप बन के
उड़ता है, तो जब भाप बन के उड़ेगा तो वो हीट कहाँ से लेगा, वो हीट हमारी बॉडी से ही लेगा और फिर बदले में हमारी बॉडी को कूल करके जाएगा। तो जो हमारा पसीना आता है जिसको हम कहते हैं कि स्वेटिंग होती है, वो स्वेटिंग भी इसीलिए आती है ताकि हम कूल फील कर सकें। बॉडी की मैकेनिज्म ही इस तरीके से है कि वो स्वेटिंग करवाती है और स्वेटिंग इवेपोरेट होगी तो हमारी बॉडी कूल हो जाएगी। ठीक है, सो ड्यूरिंग समर वी perspire more because the mechanism of our body which keeps us cool। ठीक है, हम पसीना, perspire मतलब ज़्यादा पसीना आना। We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, the heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body leaving the body cool। Cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। तो क्योंकि कॉटन के कपड़े अच्छे से पसीने को सोख लेते हैं और वो हेल्प करते हैं उसको इवेपोरेट करने के में, इस वजह से वो एक कूलिंग इफेक्ट देते हैं हमें, हमारी बॉडी को, इसीलिए लोग समर्स में कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। फाइन, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब आप गर्मी के दिनों में शरबत पीते हैं तो क्या होता है, जिस ग्लास में शरबत लेते हैं, ठंडा ठंडा शरबत, और उसमें आइस क्यूब्स डाल देते हैं, तो जो ग्लास का आउटर सरफेस है उस पर भी पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, पानी टपकने लगता है, उससे हल्का हल्का पानी आ जाता है। तो वो पानी कहाँ से आ गया, पानी तो आपने बाहर गिराया नहीं उसमें, वो पानी की बूंदें कहाँ से आ गई। ठीक है, इसका क्या रीज़न है। सो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर। एक ग्लास में आप आइस कोल्ड वाटर ले लीजिए, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी ले लीजिए। ठीक है, Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler। हमें जल्दी आउटर सरफेस पे कुछ पानी की बूंदें दिखेंगी। The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state which we see as water droplets। तो इसका रीज़न क्या है, जो हमारे सराउंडिंग में एयर है उसमें भी काफ़ी वाटर वेपर होता है। तो जब हम ठंडे ग्लास का पानी लेते हैं तो उस ठंडे ग्लास के आसपास जितनी भी हवा रहती है उसमें जो वाटर वेपर होता है, हवा जब ठंडी ग्लास के कांटेक्ट में आती है तो उसके अंदर का जो वेपर होता है, अब जैसे हमने कहा कि गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आई तो इवेपोरेट हो जाती है, वैसे ही जब ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में आएगी तो वो कंडेंस भी हो जाएगी, है ना। जैसे कि हमने एसीटोन को हथेली पे डाला तो हथेली की गर्मी से वो इवेपोरेट हो जा रहा है, तो वैसे ही अगर हथेली बहुत ठंडी होगी और कोई चीज़ वाटर वेपर लिए हुए है तो वो वाटर वेपर कंडेंस कर देती है, उसको एक तरीके से वापस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है और वही बूंदें हमको पानी के फॉर्म में दिखती है। फाइन, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे के दिन डेजर्ट कूलर अच्छा ठंडा क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब हम डेजर्ट कूलर चलाते हैं तो जो डेजर्ट कूलर में पानी रहता है वो आसपास की गर्मी को एब्जॉर्व करके उड़ जाता है और बदले में एनवायरनमेंट को ठंडा कर देता है। सो बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डेजर्ट कूलर वर्क्स बेटर इन ड्राई हॉट डे। फाइन, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डज द वाटर कीप्ड इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। समर्स में हमें मटके का पानी ठंडा कैसे हो जाता है ना। नॉर्मल वाटर हम किसी और बर्तन में रखें तो उसमें ठंडा नहीं होता है, लेकिन मटके का पानी कैसे ठंडा हो जाता है। तो अगर हम मटके का कंस्ट्रक्शन देखें तो मटका कैसे बना रहता है, सैंडी पार्टिकल से बना रहता है, पोरस मटेरियल होता है, मतलब मटके में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, तो वो छेद से क्या होता है, जब हम मटके में पानी भर देते हैं तो जो सरफेस का वाटर है, जो मटके के सरफेस से लगा हुआ है वाटर, वो वाटर उस पोर से निकल के इवेपोरेट होता है और इवेपोरेशन में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्व करता है। जो अंदर पानी है मटके के उनसे हीट एनर्जी ले करके वो इवेपोरेट हो जाता है। तो जब इवेपोरेट हो जाता है तो जो अंदर के पार्टिकल्स हैं वो कूलिंग इफेक्ट में हो जाते हैं, वो कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लेटेंट, इसका आप अगर वन वर्ड आंसर लिखना होगा तो ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देयर आर वेरी स्मॉल
there are very small pores in the earthen pot which helps in vaporization of the water due to latent heat of vaporization. By absorbing the surroundings heat in the surroundings, water gets evaporated from the earthen pots and the inside water get cooled due to latent heat of vaporization of water. Fine. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? हमारा पाम ठंडा क्यों लगता है? ये भी इसका भी यही रीज़न है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन की वजह से जो है जो भी हीट होती है वो एसीटोन हमारे पाम से यूज़ करके इवेपोरेट हो जाता है और बदले में हमारा हाथ जो है वो ठंडा हो जाता है. हमारे हाथ की एनर्जी को ही यूज़ करके वो इवेपोरेट होता है, इस वजह से हमारा हाथ ठंडा हो जाता है. फाइन. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप. एक प्लेट में अगर हम जो है चाय को उड़ेल दें या दूध को चौड़े बर्तन में, जिसका मुंह चौड़ा हो, कटोरे में कह सकते हो आप, तो उसमें दूध पीना आराम से हम पी लेते हैं एज़ कम्पेयर टू चाय की जो चाय का कप होता है उसमें. क्योंकि जो चाय का कप होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है, इस वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा, इस वजह से वो देर से ठंडा होगा, है ना. लेकिन जो सॉसर है, जो कटोरा है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उससे जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगा. जल्दी इवेपोरेशन होगा तो जो दूध है या चाय है वो जल्दी ठंडी होगी. तो इस वजह से हम जब ठंडी होगी तो हम जल्दी जल्दी पी सकते हैं, गर्म होगी तो हमारा मुँह जल जाएगा. तो इसका ये रीज़न है. ठीक है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. What type of clothes should we wear in summer? हमें समर्स में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? We should wear cotton clothes या water absorbing clothes in summer. Cotton clothes ही water absorbent होते हैं because they absorb water and help in vaporization of sweat which results in cooling of the body. फाइन. अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विच वी हैव डिस्कस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. अपार्ट फ्रॉम दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर देयर आर मोर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑल्सो. ठीक है. बट वो जनरली हमें अगल बगल उतना कॉमनली हमें नहीं दिखते हैं. ठीक है. तो वो 2 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या कौन कौन से हैं? एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. ठीक है. तो इन्हीं दोनों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं. नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. ठीक है. तो ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं. अब हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं. ठीक है. प्लाज्मा क्या है? द स्टेट कंसिस्ट्स ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स. तो ये जो है सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से मिलके बना रहता है. मतलब जिसकी एनर्जी, जैसे मैंने कहा ना, हर एक पार्टिकल के पास बहुत एनर्जी होती है और वो काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा होता है. तो जो सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिल करके, जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है उन पार्टिकल्स से, तो उनको हम प्लाज्मा की स्टेट के पार्टिकल्स कहते हैं. These particles are in the form of ionized gases. Ionized gases के फॉर्म में रहते हैं. जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में बनता है, लिक्विड से गैस में बनता है, और लेकिन उसको हीट करते ही जाएं तो आयनाइज्ड हो जाता है, आयंस के फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे चार्ज फॉर्म में आ जाते हैं. जैसे कि हम लिखते हैं हीलियम प्लस प्लस, ऐसे गैसेस के फॉर्म में रहते हैं और चार्ज रहते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं वो आयनाइज्ड हो गए हैं. ठीक है. द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट्स ऑफ प्लाज्मा. तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं, नियॉन बहुत चमकीले से दिखते हैं, वो प्लाज्मा की वजह से ही इस तरह से चमकते हैं. इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज नियॉन गैस एंड इनसाइड अ फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज हीलियम गैस और सम अदर गैसेस. तो इस तरह की गैसेस को भर के नियॉन ट्यूब में या फिर जो ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं उनमें भर करके उनको जो है वो जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो गैसेस आयनाइज हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं, और जिसकी वजह से वो ग्लो करती हैं. ठीक है. तो उसी स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं. द गैस गेट आयनाइज, दैट इज गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट. दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और द बल्ब. तो इस तरह की गैसेस को जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई से बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो गैसेस आयनाइज हो जाती हैं और ग्लो करने लगती हैं, और इसी स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं.
द प्लाज्मा ग्लोज विद स्पेशल कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। जैसे हीलियम गैस यूज़ हुई तो अलग कलर का देगा, नियॉन गैस यूज़ हुई तो नियॉन कलर का देगा। तो जो भी पार्टिकल को हम हीट कर रहे हैं, जिस तरह की गैस को हीट कर रहे हैं, आयनाइज कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे वो कलर देगा। ठीक है। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। जो सन है उसमें बहुत सारा हाइड्रोजन गैस, हम सुनते हैं ना सन के अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। तो सन के अंदर जो गैसेज हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पे हैं। ठीक है। तो सारी गैसेज जो हीलियम है, हाइड्रोजन है, वो सब आयनाइज्ड हो गई हैं और वो एकदम इतने हाई टेम्परेचर पे आयनाइज्ड फॉर्म में है तो वो ग्लो करती हैं। तो हम कहते हैं कि उसके अंदर वो प्लाज्मा है। सन के अंदर क्या है? प्लाज्मा। तो वो प्लाज्मा की स्टेट में है। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, इस वजह से उसमें प्लाज्मा का क्रिएशन हुआ है। फाइन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये क्या चीज़ है? In 1920, Indian physicist Satyendra Nath Bose had done some calculations for a fifth state of matter. उन्होंने कुछ calculations, एस.एन. बोस जो थे वो एक इंडियन फिजिसिस्ट थे और उन्होंने कुछ calculations की थी कि इस तरह के particles भी हो सकते हैं। ठीक है। It was an early experiment. Building on his calculation, Albert Einstein predicted a new state of matter, the Bose-Einstein condensate, जिसको कि BEC कह रहे हैं। ठीक है। तो उनके कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड होकर आइंस्टीन ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रेडिक्ट किया, जिसको कि उन्होंने नाम दिया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। इन 2001, एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैर्टेल एंड कार्ल ई वाइसमैन of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensate. तो बोस ने जो है कुछ कैलकुलेशंस दी थी, आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया था, बट इन दोनों ने ही मतलब ये पार्टिकल बना के नहीं दिखाया था। ठीक है। उनका केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स था, इन्होंने उसको प्रिडिक्ट किया कि इससे ये हो सकता है, बट इन तीन साइंटिस्ट ने 2001 में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को बना के दिखाया एंड दे हैव गॉट नोबेल प्राइज इन 2001. द BEC इज फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी. एक्सट्रीमली लो डेंसिटी मतलब जैसे कि एक गैस का पार्टिकल यहाँ है, एक जैसे सॉलिड्स में देखते हो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, ऐसे 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 सॉलिड्स में। ठीक है। लिक्विड्स में एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। गैसेस में क्या होता है? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब बहुत दूर दूर तक। तो जो नॉर्मल गैस होती है उसकी बात है, और जो ऐसी गैसेस जिनका कि बहुत ही कम डेंसिटी, मतलब इतने बड़े स्पेस में एक ही पार्टिकल आ रहा है, तो बहुत लेस डेंसिटी की गैसेस को फिर उन्होंने बहुत एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे हीट किया, बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे, मतलब माइनस में। ठीक है। तो by extremely low temperature about 100,000 the density of normal air. जिस गैस का डेंसिटी 100,000 टाइम्स नॉर्मल एयर से कम है उसको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे हीट किया टू सुपर लो टेम्परेचर्स, तब जाके उनको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मिले। तो नॉर्मल लाइफ में इतना कूल टेम्परेचर तो होता ही नहीं है, तो इस तरह का पार्टिकल कैसे हम सपोज कर सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है। तो हो सकता है नेचर में, यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जहाँ बहुत ठंडा है, तो हो सकता है वहाँ पे एग्जिस्ट करता हो। ठीक है। सो you can log on to camp4kids.com to get more information on these fourth and fifth states of matter. तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, मैंने विज़िट किया था, लेकिन बेसिकली आप यही जानते रहिए कि प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर पे गैसेस के आयनाइज्ड होने से बनता है, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो लो डेंसिटी की गैसेस हैं उनको बहुत सुपर लो टेम्परेचर्स पे कूल करने से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।